आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2015 हिंदी के प्रीवियस 30 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कि स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? नंबर 1 आदर्श वाचन, नंबर 2 अनुकरण वाचन, नंबर 3 सामूहिक वाचन, नंबर 4 पाठ्य पुस्तक वाचन। तो स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन माना जाता है, सामूहिक वाचन जो है वो स्वस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से? तो हमें जो मौन वाचन है वो तीसरी कक्षा से शुरू कर देना चाहिए। मौन वाचन से क्या है, हमारे अंदर एक स्व अध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसलिए हमें मौन वाचन को तीसरी कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो डेचेंट, स्मिथ, ब्रायन या पिंटर। तो साइलेंट रीडिंग जो है वो ब्रायन की रचना मानी जाती है। किसकी? साइलेंट रीडिंग जो है वो एक ब्रायन की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को कौन सा द्रव्य साधन दूर कर सकता है? नंबर 1 ग्रामोफोन, नंबर 2 लिंग्वाफोन, नंबर टेप रिकॉर्डर, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रेडियो की जो सीमाओं को श्रव्य साधन दूर कर सकता है तो वह टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर जो है वो रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है। यह ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर यह सभी जो है एक दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसी से संबंधित फिर क्वेश्चन आया है कि लिंग्वाफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? लिंग्वाफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, जो लिंग्वाफोन है वो एक श्रव्य साधन माना जाता है। कैसा? लिंग्वाफोन को लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो ये एक श्रव्य साधन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाएगा? तो जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है तो वह उसकी पूर्ति करता है तो क्या कहलाएगा? वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या विषय परीक्षण। तो वह जिसके लिए तैयार किया गया है वो अगर वही काम कर रहा है तो वो वैध परीक्षण कहलाएगा। किसी चीज का मूल्यांकन हम 4 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं या 3 बार कर रहे हैं और उसका परिणाम हर बार बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि विश्वसनीय है। परीक्षण कैसा है? विश्वसनीय। 10 बार चेक करने पर भी समान अंक प्राप्त हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि परीक्षण जो है वो विश्वसनीय है।
या जिसके लिए बनाया गया है वो वही काम कर रहा है, तो समझना चाहिए कि परीक्षण जो है वो वैध परीक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। तो उपलब्धि परीक्षण में जो समंकन योजना बनाने का उद्देश्य निर्णय संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। क्या? उपलब्धि जो परीक्षण निर्माण समंकन योजना बनाने का जो उद्देश्य होता है वो निर्णय संबंधी असंगतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि CCE प्रणाली में ए ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? नंबर ए 91 से 100, नंबर 2 81 से 90, नंबर 3 90 से 81, नंबर 4 81 से 80। तो CCE प्रणाली में ए ग्रेड जो है वो 91 से 100 तक ए ग्रेड दिया जाता है, जबकि 81 से 90 के बीच में ए ग्रेड 2 दिया जाता है, और जबकि 71 से बी ग्रेड 1 दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक जो परीक्षण में हम जो उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से हम छात्रों का पिछड़ापन दूर करते हैं, जबकि निदानात्मक शिक्षण के तहत हम छात्रों की त्रुटियों का पता लगाते हैं और उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हम छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि CBE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई थी? तो वर्ष 2010 और 11 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कछुके, खिलाफ या कोशिश? तो इनमें से जो प्रत्यय से निर्मित शब्द माना गया है, धैर्य जो है वो प्रत्यय से निर्मित शब्द माना गया है, क्योंकि इसमें धीर जो है मूल शब्द है और आ प्लस जो है इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है। इन दोनों को मिलाकर धैर्य बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है वो संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार या सामाजिक? तो इनमें से जो संधि का उदाहरण नहीं माना गया है, सामाजिक जो है वो संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि सामाजिक में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, न कि संधि का। जबकि संसार में सम प्लस सार और अत्यंत में अति प्लस अंत, सदाचार में सत्य प्लस आचार
का प्रयोग किया गया है, जबकि सामाजिक में संधि का नहीं बल्कि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। समाज प्लस इक सामाजिक, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि इन तीनों में संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है। नंबर 1 संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। तो अस्वाभाविक में जो जुड़ा हुआ है, अस्वाभाविक में उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें आ उपसर्ग और इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या आ उपसर्ग और इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो अस्वाभाविक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह अहिंसा की भावना में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि लाखों लोगों, आर्थिक विषमता और एक प्रेरणा में विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें हैं। तो इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने में सार्वनामिक विशेषण माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो लिपि पढ़ी जाती है, पढ़ाई की जाती है, समझ आ गया, संघर्ष किया जाता है। समझ आ गई, मेरी समझ में आ गई, कोई बात मेरी समझ में आ गई। संघर्ष किया जाता है, संघर्ष की जाती नहीं है, तो संघर्ष किया जाता है। यहाँ पर संघर्ष जो है स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि संघर्ष एक पुल्लिंग शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन या बेकारी। तो उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है, बचपन बीत गया। तो यहाँ पर बचपन जो है एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि उम्मीद, आशा स्त्रीलिंग शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की आदतें बालक के लिए गरीबी और बेकारी का कारण बन गईं। आलस, अत्यधिक बुद्धिमान, जिम्मेदार या निरर्थक कर्म। तो ये निरर्थक कर्म जो हैं वो बालक के लिए गरीबी और बेकारी का कारण बन गईं। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है। नंबर 1 सामान्यभूत, नंबर 2 हेतुहेत मदभूत, नंबर 2 अपूर्णभूत, नंबर 3 आसन्नभूत। तो तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन न देखने पड़ते, यह हेतुहेतभूत माना जाता है, क्योंकि इसमें एक कार्य दूसरे पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो आज यह दिन न देखने पड़ते, एक काम होने पर ही दूसरा काम होता है यहाँ पर। तो हेतुभूत माना जाता है। सामान्यभूत में जो काम पहले समाप्त हो चुका है तो वह सामान्यभूत माना जाता है। जहाँ पर अभी काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, तो वहाँ अपूर्णभूत कहलाता है। जैसे रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं। और आसन्नभूत है जहाँ पर कोई काम
अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, निकट समय में ही कोई काम समाप्त हुआ है, तो वहाँ आसन्नभूत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालक जीवन में क्यों संघर्ष करता रहा। बालक जीवन में क्यों संघर्ष करता रहा? मेहनत कश था, किस्मत खराब थी, शिक्षा पूरी नहीं की या समझदार था। तो बालक जीवन में संघर्ष करता रहा था क्योंकि उसने शिक्षा को पूरा नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? नंबर 1 इच्छा वाक्य, नंबर 2 संदेहवाचक, नंबर 3 विधानवाचक, नंबर 4 संकेतवाचक। तो आपका जीवन जो मंगलमय हो, यह हमारी क्या है? एक इच्छा है कि आपका जीवन मंगलमय हो, तो यह इच्छावाचक माना जाएगा। जबकि संदेहवाचक में संदेह को व्यक्त किया जाएगा, शायद वो या आज आएगा। तो यहाँ पर जब संदेह व्यक्त किया जाता है तो वो यहाँ संदेहवाचक है। विधान में जो कार्य जैसा है वैसा ही बताया जाता है, तो वह विधानवाचक कहलाता है। जहाँ पर हमें किसी चीज़ का संकेत दिया जाता है कि आज मौसम खराब है, तो हमें यह संकेत मिलता है कि आज बरसात होने वाली है, तो जब ऐसे तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। निशांत, जासूसी, मेरा बड़ा भाई या पुस्तकें। तो यहाँ पर जो उद्देश्य माना गया है मेरा बड़ा भाई, यहाँ पर मेरा बड़ा भाई क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर जो कर्ता होता है वह उद्देश्य, उसी को उद्देश्य माना जाता है। बाकी सभी को विधेय माना जाता है, क्योंकि वाक्य के दो रूप होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विषयबोधक, विधान वाक्य, मिश्र या प्रश्नात्मक। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद नहीं माने जाते हैं, तो मिश्र वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर भेद नहीं माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं, जिनमें से मिश्र वाक्य को नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। नंबर 1 बछिया के ताऊ, नंबर 2 बगुला भगत, नंबर 3 पैंतरेबाज, नंबर 4 माई का लाल। तो पाखंडी व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त मुहावरा माना जाता है तो बगुला भगत। क्या? बगुला भगत जो है एक पाखंडी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि बछिया के ताऊ के लिए मूर्ख व्यक्ति। किसे? बछिया का ताऊ का मतलब है मूर्ख व्यक्ति को बछिया का ताऊ कहा जाता है। और पैंतरेबाज जो व्यक्ति होता है, मतलब समय परस्त, मौका परस्त व्यक्ति जो होता है, उसे पैंतरेबाज व्यक्ति कहा जाता है। माई का लाल मतलब होनहार व्यक्ति को माई का लाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जमात में करामात का अर्थ है। जमात में करामात का अर्थ एकता में शक्ति होती है। क्या? जमात में करामात का अर्थ जो होता है वो एकता में शक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा में बिंब के प्रकार हैं। भाषा में बिंब के प्रकार हैं 2, 1, 7 या 4। तो भाषा में जो बिंब के प्रकार माने जाते हैं वह 4 प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 श्रव्य, दृश्य, विचार और भाव।
ये चार जो हैं बिंब के प्रत्यय प्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम माना जाता है तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले हम सबसे पहले कि सुनना सीखते हैं, फिर उसके बाद बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना और अंत में सबसे लिखना सीखते हैं। तो भाषा सीखने का जो स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत माने जाते हैं वो उपयुक्त सभी जो हैं वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। भाषा की दक्षता का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी से। तो भाषा दक्षता के कौशल का जो विकास किया जाता है वो सभी प्रकार से भाषा दक्षता के कौशल का विकास किया जा सकता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5, 3, 2 या 7। तो जो रचना शिक्षण के जो रूप माने जाते हैं, मुख्य रूप 2 माने जाते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।